राजनीतिक दल। अगर राजनीतिक दल की बात की जाए तो लोकतंत्र में यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने के लिए, संविधान रचने के लिए, चुनावी राजनीति को रचने के लिए, सरकार का गठन के लिए, सरकार का संचालन के लिए, इन सभी में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि अगर कोई देश लोकतांत्रिक है और वहां पर लोकतांत्रिक राजनीति चल रही है, तो वहां पर राजनीतिक दल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और हम सभी जानते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसीलिए इस अध्याय को समझना, इस राजनीतिक दल को समझना, राजनीतिक दल के विषय में समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। न केवल परीक्षा की दृष्टि से, बल्कि एक भारत के नागरिक होने के नाते आपको यह जानना जरूरी है कि राजनीतिक दल कौन होते हैं, क्या होते हैं और इनके क्या कार्य होते हैं। इस पूरे अध्याय को हम लोग समझेंगे और इसमें निम्नलिखित बिंदुओं के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों होती है किसी भी देश में, न केवल भारत में। अब प्रश्न अगला जो होता है वह कितने राजनीतिक दलों की जरूरत होती है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या होते हैं, प्रांतीय राजनीतिक दल या प्रांतीय दल क्या होते हैं, राजनीतिक दलों में कुछ चुनौतियां होती है और वो चुनौतियां क्या होती है, राजनीतिक दलों को सुधारा कैसे जा सकता है। इन सभी बिंदुओं के विषय में इस पूरे अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों होती है। इससे पहले कि राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों होती है, मैं आपको दो और प्रश्न बताऊंगा। राजनीतिक दल क्या है और राजनीतिक दल के क्या कार्य है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि राजनीतिक दलों की जरूरत क्या होती है। तो आइए पहले इन दो प्रश्नों के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राजनीतिक दल क्या है। एक सामान्य सी परिभाषा जिसको आप परीक्षा में भी प्रयोग कर सकते हैं। जब कुछ लोग एक समूह बनाते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं और सरकार की सत्ता, यहाँ पर सत्ता शब्द छोड़िएगा नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, सत्ता को संभालती है, तो ऐसे समूह को राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल लोगों को बताते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर है। यानी कि जो भी राजनीतिक दल है वो अन्य राजनीतिक दलों के मुकाबला या अन्य लोगों के मुकाबले बताती है कि उनकी जो भी नीतियां हैं वह दूसरे से बेहतर है, आप उनको चुने। लोगों को वोट देने का एक वजह देते हैं, अपने नजरिए को, जो अपनी राजनीतिक दल जो होता है उसकी एक, उनकी एक अपनी नजरिया होती है, और जो भी उनका नजरिया है उनको जनता के सामने दिखाते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, और ये सभी कार्य कौन करते हैं, राजनीतिक दल ही करते हैं। यानी कि हम एक शब्द में कहें तो हम कह सकते हैं कि जो भी राजनीतिक दल है, किसी दल की पहचान कैसे होती है, तो किसी दल की पहचान उनकी नीतियों से होती है और उनके द्वारा किए गए सामाजिक आधार जो होता है, सामाजिक जो भी कल्याण के काम करते हैं उनके आधार पर उनकी पहचान होती है। तो यहाँ हम लोग समझे राजनीतिक दल क्या होते हैं, मुख्य बातों को समझे। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक राजनीतिक दल के कितने हिस्से हो सकते हैं, इस चीज को भी यहाँ क्लियर कर लेते हैं। तो एक राजनीतिक दल के तीन प्रमुख हिस्से होते हैं। जो पहला होता है उसको नेता कहते हैं, और ये जो नेता है ये पूरे जितने भी सक्रिय सदस्य है, यह अनुनायी या समर्थन है, इनका नेतृत्व करते हैं। तो ये नेता जो है आप इसे प्रमुख कह सकते हैं, ये प्रमुख हो गया। और इनके सदस्य सक्रिय सदस्य हो गए, इनके समक्ष कार्य करने वाले, और इनके अनुनायी यानी कि इनको अपना मानने वाले, पहचानने वाले और इनके नीतियों को समर्थन देने वाले को समर्थक कहते हैं। तो ये किसी भी राजनीतिक दल के ये तीन मुख्य भाग होते हैं और इन्हीं के आधार पर राजनीतिक दल चलता है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पर विस्तार से बात करते हैं, किसी भी राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं। तो अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन जो कॉमन है उन सभी के विषय में देखते हैं। तो सबसे पहला जो है, राजनीतिक दल का सबसे पहला कार्य होता है चुनाव में भाग लेना। यानी कि राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। किसी भी राजनीतिक दल का मुख्य मकसद होता है सत्ता को अपने हाथ में लेना। जो भी सत्ता है उसको अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और इसके लिए वह क्या करते हैं, उम्मीदवार को चुनते हैं, और वही उम्मीदवार जो है वह नेता बनता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके तरीके से वो नेता का चुनाव करते हैं।
जैसे अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जैसे देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। ये अमेरिका की बात हो रही है। अन्य देशों जैसे कि भारत की बात करें तो भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। यहाँ पर देखिएगा दल के जो भी नेता है वही क्या करते हैं, उम्मीदवार को चुनते हैं। तो ये था पहला कार्य किसी भी राजनीतिक दल का। अगला है, माफ कीजिए आगे आ गए, अगला कार्य है कार्यक्रम और नीतियों का निर्माण करना। यानी कि राजनीतिक दल जब सत्ता में आ जाते हैं तो विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, निर्माण करते हैं और विभिन्न नीतियों का निर्माण करते हैं। किसी भी देश में बहुत सारे कह सकते हैं सामाजिक समस्याएं होती है, आर्थिक समस्याएं होती है और राजनीतिक समस्याएं होती है। ये समस्याएं घरेलू यानी कि देश के अंदर अंदर हो सकता है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि एक देश से दूसरे देश के समक्ष हो सकता है। तो ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से निपटना होगा, इन समस्याओं का समाधान खोजना होगा। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी नीतियां और कार्यक्रम तय करती है या बनाती है। तो इस प्रकार से ये जो नीतियां और कार्यक्रम बनाने का कार्य किनका है, यह भी राजनीतिक दल का ही है। जनता की राय को बदलना, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात समझिएगा, जो भी जनता की राय है उसको बदलना। यानी कि राजनीतिक दल चुनाव से पहले क्या करते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं, विभिन्न जगहों पर पोस्टर्स लगाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये जो पोस्टर्स आदि छपवा करके लोगों को अपने विचारों के प्रति शिक्षित करते हैं। यानी कि जो भी उनका नजरिया है, जो भी उनका विचार है, उनके प्रति वो शिक्षित करते हैं, ताकि जो भी जनता है उनको यह लगे कि यह जो दल है वह बेहतर दल है और वह उनको चुने। उन्हें प्रभावित करते हैं, इन सभी तरीकों के माध्यम से वह प्रभावित करते हैं और उनके विचार, उनकी सोच को बदल देते हैं। तो ये अगला कार्य है किसी भी राजनीतिक दल का। अगला है दल सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। यानी कि जब उनको सत्ता मिल जाती है, जब वो जीत जाते हैं, तो जो भी राजनीतिक दल है वह सरकार बनाती है और सरकार को चलाती है। न केवल सरकार बनाती है बल्कि सरकार को बेहतर तरीके से चलाती है। कुछ निर्णय लेते हैं। अब जब सरकार बन चुके हैं तो बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं जिससे देश का विकास होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देश के विकास के लिए भी राजनीतिक दल ही जिम्मेवार है। कानून का निर्माण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कानून का निर्माण भी कौन करते हैं, राजनीतिक दल ही करते हैं। पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। कानून पर औपचारिक बहस होती है, उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है। विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी ना किसी दल के सदस्य होते हैं। यहाँ पर गौर कीजिएगा, किससे पास करवाना पड़ता है, विधायिका से पास करवाना पड़ता है। अगर विधायिका से पास नहीं होगा तो कोई भी कानून का निर्माण नहीं होगा। और विधायिका में जो पास करेंगे यानी कि जो भी वहां सदस्य, वो कौन है, वो दल के सदस्य, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य हो, वह दल के सदस्य है। यानी कि हम कह सकते हैं ये दल के सदस्यों के हाथ में ही कानून निर्माण या कानून पास करने का अधिकार होता है। अगर ये दल के सदस्य उस कानून को पास नहीं करेंगे यानी कि विधायिका में कानून को पास नहीं करेंगे तो कोई भी कानून का निर्माण नहीं हो सकेगा। इस कारण हम कह सकते हैं वो यानी कि राजनीतिक दल या दल के नेता निर्देश पर फैसले करते हैं। यानी कि वो जो सदस्य है वो दल के नेता के फैसलों पर विचार करते हैं और इस प्रकार से देश में कानून निर्माण का कार्य भी राजनीतिक दल के द्वारा ही होता है। अगला है चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो दल चुनाव हार जाते हैं और वो कौन से पक्ष में आ जाते हैं, विरोधी पक्ष में आ जाते हैं और इस प्रकार से इनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार की गलत नीतियों, असफलताओं की आलोचना करते हैं यानी कि उनकी बुराई करते हैं, उनको बताते हैं कि ये सरकार गलत है, आपने गलत सरकार को चुना, आपको मुझे चुनना चाहिए था। तो इस प्रकार से जो हार जाते हैं वो तरह तरह की गलतियों को निकालते हैं, असफलताओं को जनता के समक्ष रखते हैं और साथ ही साथ
वह अपनी अलग राय भी देते हैं, यानी कि अगर वह गलतियां निकाल रहे हैं कि यह गलत है तो उसके समक्ष बताते हैं कि सही क्या है। अगर उनकी असफलता को बताते हैं तो यह भी बताते हैं कि सफल किस प्रकार से हो सकते थे। तो इस प्रकार से अलग राय भी रखते हैं या देते हैं। दल जो है सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याणकारी कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंच बनाते हैं या लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से दल ही वह व्यक्ति है जो सरकार और जनता यानी कि लोगों के बीच में कड़ी का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो ये थे राजनीतिक दल के कार्य। विभिन्न तरह के कार्यों को जो पढ़ लिए। अब प्रश्न आता है कि हमें राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है। बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। अगर किसी देश में लोकतंत्र है तो वहां पर राजनीतिक दल का होना अनिवार्य है, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा कि राजनीतिक दल क्या क्या कार्य करते हैं। अगर देश में राजनीतिक दल नहीं रहेंगे तो पीछे जितने भी कार्य हम लोग पढ़े वो सारे कार्य नहीं हो पाएंगे। बिना राजनीतिक दल के क्या हो सकता है, इस पर हम विचार करते हैं। बिना राजनीतिक दल के किसी भी लोकतंत्र में तीन चीजें होगी। सबसे पहला, लोकतंत्र में उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से खड़े होंगे, यानी कि कोई भी खड़ा हो सकता है, जिससे वह कुछ प्रमुख निर्णय नहीं ले पाएंगे, यानी कि सबको अलग अलग रहेंगे। एक अगर समूह रहता है, समूह में फैसला लेना और अकेले फैसला लेना अलग बात हो जाती है। तो इस प्रकार से कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। सरकार तो बन जाएगी लेकिन उनकी उपयोगिता जो है वह संदिग्ध होगी। क्यों? क्योंकि देश को चलाने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। यानी कि सरकार बन जाएगी, लोग सरकार को पहचानेंगे ही नहीं, कौन सरकार है यह नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्वतंत्र लोग रहेंगे और इस प्रकार से सरकार के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा और गरीब जनता के लिए या देश के विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। बिना राजनीतिक दल के प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था, यह एक सिद्धांत है। प्रतिनिधित्व प्रातिनिधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिद्धांत को हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सारे और कारण है जिन कारणों की वजह से हमें राजनीतिक दल की जरूरत पड़ती है। तो इन्हीं कारणों से किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल का होना क्या है, अनिवार्य है। तो हमने पढ़ा राजनीतिक दल का होना अनिवार्य क्यों है। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अब अगले प्रश्न पर विचार करते हैं, कितने राजनीतिक दलों की जरूरत है, यानी कि कितने दल का होना किसी भी लोकतांत्रिक में बेहतर होता है या अच्छा होता है। तो चूंकि लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है और स्वतंत्र होने की वजह से नागरिक का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। भारत की ही बात करें तो भारत में चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से भी ज्यादा है। यानी कि भारत में ही देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे दल हैं, जो बहुत सारे ऐसे नागरिक का समूह है जो दलों का निर्माण करना चाहते हैं। अब सबसे पहले दल को समझे, इससे पहले शासन व्यवस्था को समझते हैं कि कितने तरह की शासन व्यवस्थाएं होती है। तो मुख्य रूप से तीन तरह की शासन व्यवस्था होती है। एक ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें एक दल हो, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें केवल दो दल हो, और एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुत सारे दल हो। एक दलीय शासन व्यवस्था, दो दलीय शासन व्यवस्था, बहुदलीय शासन व्यवस्था। अब इनमें अंतर क्या है, इस चीज को बेहतर तरीके से समझते हैं तब हमें पता चलेगा कि भारत के लिए कितने दलों की आवश्यकता होती है। एक दलीय शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केवल एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। यानी कि केवल एक ही दल सरकार को बना सकती है या उनको चला सकती है। जैसे अगर बात करें, चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है और वियतनाम में भी एक दलीय शासन व्यवस्था है। यहाँ केवल एक ही दल है। एक दलीय व्यवस्था को हम अच्छा नहीं मान सकते, अच्छा विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोकतांत्रिक सिद्धांत को यह पूरा नहीं करता है। लोकतंत्र का मतलब है जनता स्वतंत्र है, किसी को भी चुन सकती है, किसी को भी चुन सकती है, किसी को भी सरकार बना सकती है। किसी को मतलब उनके पास विकल्प होना चाहिए ना, ढेर सारा विकल्प की जो उनको बेहतर लगेगा उनका चयन करेगा। लेकिन यहाँ पर
यह जो व्यवस्था है इसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं है, यहाँ पर केवल एक ही दल है। अगर एक ही दल है, ये जो एक है इसी में से आपको चुनने बोलेंगे तो आप इसी को बार बार चुनेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक ही विकल्प है, दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए ये लोकतांत्रिक सिद्धांत को पूरा नहीं करता है। क्योंकि जिस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है वह लोकतांत्रिक देश नहीं है, हम उसे लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसमें दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो हमने समझा है एक दलीय शासन व्यवस्था होता क्या है और कौन से देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है। अब आइए दो दलीय शासन व्यवस्था की विचार करते हैं। तो दो दलीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, इस दलीय व्यवस्था में केवल दो दल चुनाव में भाग ले सकते। यहाँ अनेक पार्टी हो सकती है, महत्वपूर्ण बिंदु ये है, बहुत सारी पार्टियां हो सकती है, वह भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती है, लेकिन लेकिन सिर्फ दो दल ही बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार है। यानी कि बहुत सारे दलें आ सकती है, बहुत सारे दल चुनाव को लड़ सकता है, जीत भी सकती है, लेकिन वो केवल दो दल ही ऐसे होंगे जिनको बहुत सारा बहुमत मिलेगा और वही सरकार को बनाएंगे। यानी सत्ता जो है आम तौर पर कह सकते हैं दो मुख्य दलों के बीच में बदलती रहती है, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन, यहाँ पर ऐसी ही व्यवस्था है। तो इस प्रकार से दो दलीय शासन व्यवस्था को समझें। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं बहुदलीय शासन व्यवस्था। बहुदलीय शासन व्यवस्था में दो से ज्यादा दल चुनाव में भाग लेते हैं और दो से ज्यादा दलों को जीतने के अवसर होते हैं, जैसे कि भारत में है। इस व्यवस्था की दो विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? इसमें मतदाता के पास एक से अधिक विकल्प होते हैं। इस समाज की हर समूह को अपना प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। यानी कि अगर कोई समूह चाहता है कि ये जो सरकार है वह गलत है, अगर हम चलाएंगे तो बेहतर तरीके से चलाएंगे, तो वह भी अपना प्रदर्शन कर सकता है, उनको प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है। अब कुछ विशेषताएं हैं तो इनके कुछ अवगुण भी हैं। जैसे इसमें अगर दो से ज्यादा दलों के पास सत्ता आ गई तो गठबंधन सरकार बन जाती है, जिसमें कुछ दल मिलकर के सरकार बनाते हैं, जिससे राजनीतिक असंतुलन भी आ सकता है। तो ये कुछ इसकी अवगुण है, यानी कि इसका दोष है। लेकिन बहुदलीय शासन व्यवस्था बेहतर शासन व्यवस्था मानी जाती है। अब सवाल आता है कि इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है। इस चीज पर तो हर देश की सामाजिक प्रकृति और विभाजन का इतिहास अलग अलग है। यानी कि कुछ कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे देश हैं जो विभाजन होकर के बना हुआ है। तो ये जो विभाजन की प्रक्रिया है या फिर उनकी सामाजिक प्रकृति है वह अलग अलग है, और इस हिसाब से कोई भी दलीय व्यवस्था किसी भी देश या किसी भी स्थिति में बिल्कुल सही नहीं हो सकता। यानी कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सभी देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था बेहतर होगा, या फिर हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि सभी देश में दो दलीय या एक दलीय शासन व्यवस्था बेहतर है। तो जिसकी जैसी सामाजिक प्रकृति है, जिनका जैसा इतिहास है, उस आधार पर वहां पर जो भी व्यवस्था है वह बेहतर है। और भारत में भी वही हो रहा है। और भारत में इस इतिहास और प्रकृति के कारण भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। बहुदलीय शासन व्यवस्था का मतलब दो या दो से अधिक पार्टियां हो सकती है या बहुत सारी पार्टियां हो सकती है। और क्योंकि भारत में दो तीन पार्टियां इतने बड़े मुल्क को या इतने बड़े देश को, इतने सारी जो सामाजिक और भौगोलिक विविधता है, उन विविधताओं को समेट नहीं सकती है, या इनको इन सभी विविधताओं के चलते एक या दो दल इस देश को चला नहीं सकते हैं, ये असक्षम होंगे। और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे दलों की जरूरत होती है। और यही कारण है कि भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। चूंकि हम यह जान चुके हैं भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, तो हम आपको यह भी बता देते हैं कि भारत में दो तरह के राजनीतिक दल है। पहला जो राजनीतिक दल है उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं, और दूसरा जो है वह प्रांतीय दल कहलाता है। तो इस प्रकार से हम दोनों का अध्ययन करेंगे एक एक करके। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या होते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल, अगर इस दल की बात करें तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह दल है जो राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद होती है
और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। वैसे दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है। यानी कि एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल होगा, इनके लिए कुछ शर्तें हैं। अगर उन शर्तों को वो पूरा कर देते हैं तो उन्हें हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। पहला शर्त है, कम से कम 5 साल तक राष्ट्रीय स्तर पर काम करना होगा। यानी कि 5 साल तक अगर कोई भी दल राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर चुका है तो हम उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहेंगे। अगला है, लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का, यानी कि लोकसभा में जितने भी वोट हैं अथवा 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करना होगा। अगर इतना वोट उनके पास है तो अब हम उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहेंगे। अगला शर्त है, लोकसभा चुनाव में से हर 25 सीट में से एक सीट, यानी कि 25 में से एक सीट किसका होना चाहिए? उस दल का होना चाहिए जो दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के ताबेदार होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं राज्यसभा चुनाव में से हर 30 सीट में से एक सीट मिलना चाहिए। अगर ये सारी चीजें होती है तो हम उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहेंगे। तो ये सारी शर्तें हैं, अगर ये सारी शर्तें पूरा हो जाती है तब उन्हें हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहेंगे। इस वर्गीकरण के आधार पर, जिस आधार पर जो सारी शर्तें हैं, इस वर्गीकरण के हिसाब से 2017 में देश में 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। यानी कि 7 दल वैसे हैं जो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। तो आइए इन 7 दल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1998 को हुआ था और जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था उनका नाम है ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी के नेतृत्व में 1 जनवरी 1998 को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। इसे 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली। यानी कि 2016 में ही ये राष्ट्रीय दल के लिए कह सकते हैं, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता इनको मिल चुका है। अगर इनके प्रतीक चिन्ह के विषय में बात करें, यानी कि कौन सा इसका प्रतीक चिन्ह है, तो पुष्प और तृण आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इनका प्रतीक चिन्ह है और धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध है। यानी कि ये इनका समर्थन करते हैं। 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है। न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि इन राज्यों में भी इनकी बहुत पकड़ है, कह सकते हैं। उदाहरण लास्ट में आपको देंगे समझने के लिए कि कोई भी सत्ता में आता है तो सीट कैसे होती है। 2014 की अगर चुनाव की बात करें तो 2014 में जो भी आम चुनाव हुआ था, इसे 3.84% वोट मिले और 34 सीटों पर जीत हासिल हुई, जिससे लोकसभा में यह चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो इस प्रकार से चुनाव में इनको वोट मिलता है और इसी वोट के आधार पर इनकी कह सकते हैं भागीदारी होती है। आइए अगला जो दल है, अगला दल है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई कांसीराम के नेतृत्व में। यह पार्टी दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक का समर्थन करती है। इस पार्टी का मुख्य आधार तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में पर्याप्त ताकतवर है। यानी कि इन राज्यों में भी इनकी पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत है। 2014 की उदाहरण की अगर बात करें, 2014 में जो चुनाव हुआ था, इस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। यानी कि ये हार गया था, आप ऐसे कह सकते हैं। तो ये था बहुजन समाज पार्टी, ये राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल है। अगला है भारतीय जनता पार्टी, जिसे बीजेपी कहते हैं। इनकी स्थापना की बात करें तो 1980 में हुआ था। एक महत्वपूर्ण बात है कि पुराने भारतीय संघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया था, इसी को कह सकते हैं, इसी का नाम को बदल करके भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया। इस पार्टी का लक्ष्य क्या है?
इस पार्टी का लक्ष्य मजबूत और आधुनिक भारत, यानी कि जो भारत है वह मजबूत होना चाहिए और आधुनिक होना चाहिए, यानी कि मॉडर्न इंडिया। यह पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्थन करती है। यह देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए समान नागरिक का संहिता बनाने और धर्मांतर पर रोक, यानी कि धर्म के आधार पर जो अंतर होता है उस पर रोक लगाने के पक्ष में है। 2014 की चुनाव की अगर बात करें तो इस पार्टी को 280 सीट मिली। अब देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा सीट मिली थी। तो ऐसे बहुत ज्यादा सीट मिलने पर ये कह सकते हैं शासक दल बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 2014 में शासक दल बना था। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, CPI। इसकी स्थापना 1925 में हुई। ये जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ये मक्सरवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, यानी कि इन सभी में विश्वास रखते हैं। अलगाववादी और सांप्रदायिकता के ताकतों की विरोधी है, यानी कि अलगाववादी जो होता है और जो सांप्रदायिकता होता है इनके विरोधी है। यह पार्टी सांसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हित को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है, यानी कि यह तब मानती है कि इन सभी वर्गों को आगे बढ़ाना चाहिए। अब अगर इनकी पकड़ की बात करी जाए तो केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी जो राज्य है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सक्रिय है। 2014 की चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में केवल एक सीट मिली थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मक्सरवादी, CPIM। इसकी स्थापना 1964 में 1964। यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है, यानी कि भारत में जो सामाजिक और आर्थिक भेदभाव होता है उसके खिलाफ न्याय को बेहतर बनाने के लिए लोकतंत्र बेहतर है और इसीलिए लोकतांत्रिक चुनाव को वह सहायक और उपयोगी मानते हैं। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के समर्थक हैं तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता के विरोधी है। गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतीहार मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ है, यानी कि ये लोग इनका समर्थन करते हैं। यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाले नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है, यानी कि ये आलोचना करते हैं, कहते हैं कि वह खराब है, क्या ऐसा कह सकते हैं, या उनके एक विरोध में है। इस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में लगभग 30 साल लगातार सरकार बनाई थी। 2014 के चुनाव में इस पार्टी को 6 सीट मिली थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनकी स्थापना की बात की जाए तो 1885 में, और यानी हम कह सकते हैं स्वतंत्रता से पहले। इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है, यानी कि जितने भी पुराने दल है दुनिया में उन सब में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी एक दल है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इस पार्टी का बहुत बड़ा सहयोग था। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू की अवग, अवग, अवगाई अगवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। भारत को यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है, यानी कि जो भी नई आर्थिक नीति है जिससे भारत का विकास हो सके, अर्थव्यवस्था का विकास हो सके, उनका समर्थन करता है। समाज के कमजोर वर्ग है उनका विकास चाहते हैं। 2014 की बात करें तो 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 545 सीटों में से केवल 45 सीट मिल पाई थी। तो ये 2014 का चुनावी नतीजा था। अगला जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इनकी स्थापना 1999 1999 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद बनी थी, यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर बना है। यह पार्टी लोकतंत्र, गांधीवादी धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद के समर्थक है। 2014 के चुनाव में यह पार्टी 6 सीटें जीत पाई थी। अगर इस
की पकड़ की बात करें तो महाराष्ट्र, मेघालय, यह पार्टी जो है बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो इस प्रकार से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विषय में हम लोग समझे, और यहाँ पर जितने भी 7 राष्ट्रीय स्तर के दल थे उन सब के विषय में हमने पढ़ लिया। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रांतीय दल यानी कि प्रांतीय स्तर के राजनीतिक दल। प्रांतीय स्तर के राजनीतिक दल की परिभाषा पर विचार करते हैं। जब कोई दल कुछ राज्यों में ही काम करती है, पहले किसमें था? राष्ट्रीय स्तर पर, अब कहां पर है? केवल राज्य। तो राज्यों में ही काम करती है तो उन्हें हम प्रांतीय दल कहते हैं। एक दल प्रांतीय दल तब बनती है, यानी कि वह प्रांतीय दल बनने के लिए उनको कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है। सबसे पहला शर्त है राज्य स्तर पर कार्य करती है, यानी कि वह दल राज्य स्तर पर कार्य करती है, तब उन्हें हम प्रांतीय दल कहते हैं। कम से कम 3 राज्यों में से 6% वोट प्राप्त हो, यानी कि 6% वोट उनको प्राप्त करना पड़ता है कम से कम 3 राज्यों में से, तब उन्हें हम प्रांतीय दल कह सकते हैं। यानी यह राष्ट्रीय स्तर पर कार्य नहीं करती है, पहला बिंदु। इसलिए आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल भी कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र में शिवसेना, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल, तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना जिसको डीएमके पार्टी। ये कुछ उदाहरण है जिसे हम क्षेत्रीय दल कहते हैं या फिर प्रांतीय दल कह सकते हैं। चूंकि प्रांतीय स्तर या क्षेत्रीय स्तर पर बहुत सारी पार्टियां हैं तो इन सब के विषय में मैं वीडियोस में मेंशन नहीं कर सकता हूँ। मैंने मैप में अलग अलग राज्यों के जो भी प्रांतीय दल है या क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका मानचित्र लगा दिया है। आप उसे बेहतर तरीके से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां। क्या जो राजनीतिक दल है उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है या नहीं? तो अभी तक हमने देखा कि लोकतंत्र के जितने भी कामकाज है उनके लिए राजनीतिक दल यानी कि राजनीतिक पार्टियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। परंतु कामकाज को करते समय राजनीतिक दलों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, ये पहली चुनौती है। तो इस चीज को समझिए, ये क्या होता है? राजनीतिक दल के जो प्रमुख नेता होते हैं सारी शक्तियां उनके हाथ में सिमट जाती है, यानी कि जो प्रमुख नेता है सारी शक्तियां उन्हीं के हाथ में हो जाती है। जितने भी प्रमुख कार्य होगा, जितने भी प्रमुख निर्णय होगा वही प्रमुख नेता लेंगे। पार्टी के सदस्य ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, यानी कि वो पार्टी में सदस्य तो है लेकिन उनका कोई भी काम नहीं होता। पार्टियों के पास ना सदस्यों की खुली सूची होती है, ना उनके पास सूची है कि कौन कौन इस सदस्य में है, यानी कि हमारा क्या नीति है, क्या निर्माण करना होगा, कौन कौन से कार्य करना होगा और भविष्य में, आने वाले भविष्य में हम कौन कौन से कार्य करेंगे, इनकी कोई सूची नहीं होती है। ना ही नियमित रूप से संगठनिक बैठक होती है, सांगठनिक बैठकें होती है, और इन सब के आधार पर इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते, यानी कि आंतरिक रूप से एक चुनाव भी होता है। चूंकि बैठकें नहीं हो पाती है तो इनके जो आंतरिक चुनाव है वह भी नहीं हो पाते, यानी कि राजनीतिक दल जो सिद्धांत और नियम है उनका पालन नहीं किया जाता है। ये पहली चुनौती है राजनीतिक दल के लिए। अगली चुनौती क्या है? अगली चुनौती है वंशवाद की चुनौती या वंशवाद की चुनौती। वंशवाद का अर्थ होता है कि शीर्ष पद, यानी कि जो प्रमुख पद है, यानी कि आप कह सकते हैं जो मैन पद है, मैन जिसमें जिसका जब वैल्यू ज्यादा है, शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोगों का आना। इससे राजनीतिक दल में जो काबिल है और मेहनती सदस्य वह शीर्ष पद तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि हमेशा एक ही परिवार के लोग शीर्ष पद पर पहुंच जाते हैं, और ये क्या है? ये एक प्रकार का अन्याय है अन्य सदस्यों के साथ, दल के जो अन्य सदस्य हैं उनके साथ अन्याय है, और यह लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं और वह उनका दुरुपयोग भी करने लगते हैं।
तो ये दूसरी चुनौती है। अगली जो चुनौती है, पैसा और आपराधी यानी आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। हर राजनीतिक दल का लक्ष्य क्या होता है? उनका लक्ष्य होता है चुनाव में जीतना, चाहे जैसे ही भी जीते, क्योंकि चुनाव में जीतने के बाद ही उनके हाथ में सत्ता आएगी। तो हर राजनीतिक दल का यही लक्ष्य होता है कि वो चुनाव को कैसे भी करके जीत ले। इसके लिए कोई भी जायज या नाजायज तरीका अपनाने में वह परहेज नहीं करते हैं। वह ऐसे भी उम्मीदवार को उतारते हैं जिनके पास काफी पैसे हो, क्योंकि पैसे के बल पर वह चुनाव को जीत सकता है या पैसे जुटा सके। कभी कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टियां होती है ना, चुनाव जीत सकने वाली अपराधियों का समर्थन करती है, यानी कि वैसे अपराधी जो चुनाव जीत सकते हैं उनका समर्थन करती है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद वो सत्ता में आएंगे, उनका मदद करता है। तो इस प्रकार से जो अपराध है वह चुनाव राजनीति में बढ़ता जा रहा है, और ये पैसे को लालच दे करके भी चुनाव को बढ़ाता है, यानी कि चुनाव को गलत करता है। तो इस प्रकार से अगली जो चुनौती थी राजनीतिक दल के लिए, अगला चुनौती है विकल्पहीनता की स्थिति। विकल्पहीनता क्या होता है? विकल्पहीनता मतलब पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में कोई अंतर ना होना, यानी कि अलग अलग पार्टी अलग अलग कार्यक्रम या नीति नहीं बना पाती है। क्यों? और इस प्रकार उनके जो नीति है उसमें अंतर नहीं हो पाता, इसलिए ये विकल्पहीन हो जाता है, जिससे मतदाता के पास कोई चुनाव का विकल्प नहीं होता। यानी कि अलग अलग पार्टियां एक ही विकल्प लेकर, यानी कि एक कह सकते हैं एक ही कार्यक्रम और नीतियां लेकर आएगी, तो जो जनता है उसके सामने विकल्प खत्म हो जाएंगे और वह किसी का भी चयन कर लेंगे। तो इस प्रकार से विकल्पहीनता की स्थिति है, और ये सभी चीजें क्या है? राजनीतिक दल की चुनौतियां हैं। अब अगर कहीं चुनौतियां हैं, समस्या है, तो उसका निवारण करना भी कह सकते हैं जरूरी हो जाता है। तो अगला प्रश्न इसी पर है कि जो दल है, राजनीतिक दल है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है? तो इसको सुधारने के लिए अलग अलग नियम है, अलग अलग कायदे हैं, अलग अलग बहस है, अलग अलग बातें हैं। सबसे पहला है दल बदल। दल बदल का नियम कहता है कि कोई भी विधायक और सांसद चुनाव के बाद, यानी कि चुनाव हो जाने के बाद राजनीतिक दल को नहीं बदल सकता, यानी कि किसी भी स्थिति में वो राजनीतिक दल को नहीं बदल सकता है अगर एक बार चुनाव हो गया। अगर वो ऐसा करते हैं, यानी कि फिर भी वो राजनीतिक दल को बदलना चाहते हैं, तो इससे उनको नए पार्टी में जगह नहीं मिलेगी और साथ ही उन्हें अपना सीट भी गंवाना पड़ेगा। ये अगर हो सकता है तो इससे दल सुधर सकते हैं। शपथ पत्र। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए यह आदेश जारी किया है। क्या किया? कि चुनाव लड़ने वाले जो भी उम्मीदवार है, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया, यानी कि उनको ये शपथ पत्र देना जरूरी है। तो इस प्रकार से ये अगला कह सकते हैं उपाय था जिनके जरिए राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। अगला है अनिवार्य आंतरिक चुनाव, यानी कि आंतरिक चुनाव जो नहीं हो रहा था उसे अनिवार्य करना होगा। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया। तो इन सभी के जरिए क्या हो सकता है? दल जो है वह सुधर सकते हैं। अगला प्रश्न एक और रह जाता है अगला प्रश्न एक और रह जाता है, क्या इनके अलावा ये सारे नियम तो है लेकिन इनका पालन नहीं होता है, लेकिन इनके अलावा, इन सब के अलावा भी क्या कोई ऐसा उपाय है जिनके द्वारा राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है? हाँ है, बहुत सारा। जैसे पहले चुनाव से पहले चुनाव संबंधित मशीनों की सही तरीके से जांच की जाए, ताकि कोई भी फ्रॉड नहीं हो सके, गलतियां नहीं हो सके, उनका दुरुपयोग ना हो सके। तो इन सभी के जरिए चुनाव यानी राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। राजनीतिक दलों में जो भी उम्मीदवार की संख्या है उसको थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल हो जाने के चलते जनता कंफ्यूज हो सकता है। मतदाता सूची को बार बार नवीकरण करना चाहिए, यानी कि जो मतदाता सूची है उसको बार बार, जितने बार चुनाव होगा उतने बार उसको नया बनाना चाहिए, रिक्रिएट करना चाहिए। क्यों?
जो पुराने मर गए हैं यानी कि मृत जो कह सकते हैं मतदाता है या बहुत सारे ऐसे फर्जी मतदाता है उसको हटा दिया जाए या फिर जो नए उम्मीदवार आते हैं नए युवा उम्मीदवार आते हैं उनका नाम जोड़ा जाए। चुनाव में वोट डालना अनिवार्य कर देना चाहिए यानी कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है बोलता है मुझे काम है चुनाव छोड़ दो ऐसे यानी कि वो बहानाबाजी करते हैं और चुनाव में वोट नहीं डालते हैं। तो चुनाव में वोट डालना अनिवार्य कर देना चाहिए और कुछ टिकट जो है वह महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर देना चाहिए। अब महिलाओं के लिए क्यों आरक्षित करना चाहिए इसके लिए आप चैप्टर 3 और 4 जरूर देखें। तो ये कुछ अन्य उपाय भी हैं जिसके दलीय राजनीतिक दलों को सुधार